हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिपटॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की प्रश्नावली 3 की विविध वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल को जरूर ऑन कर ले, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1, 3.2 और 3.3 के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम प्रश्नावली 3 की विविध को इस वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, यदि ए और बी सममित आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह होगा। तिरछा का मतलब यहां पर विषम सममित आव्यूह से लिया गया है। देखिए क्या दिया गया है प्रश्न में, ए और बी सममित आव्यूह हैं। ए और बी क्या है? सममित आव्यूह हैं। अगर ए और बी को इसने सममित आव्यूह कहा है तो हम जानते हैं सममित आव्यूह की पहचान, ए डैश को हम ए कहेंगे और इस बी डैश को हम बी कहेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन ये दे रखा है कि ए बी माइनस बी ए को हमें विषम सममित प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। एक विषम सममित आव्यूह है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। इसका मीनिंग है कि हम ए बी माइनस बी ए का जब होल डैश निकालेंगे तो यह माइनस ए बी माइनस बी ए के बराबर आना चाहिए। यही विषम सममित आव्यूह की पहचान होती है। मतलब जिस आव्यूह को हमें विषम सममित प्रूफ करना है उसका परिवर्त आव्यूह है उस आव्यूह के ऋणात्मक के बराबर हो, उसे विषम सममित आव्यूह कहा जाता है। ऐसा प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसा प्रूफ करने के लिए इस बात का मैं यहां पे सत्यापन लिख रहा हूं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम इस ए बी माइनस बी ए का परिवर्तक लेते हैं। तो इसमें परिवर्तक का सूत्र लग जाएगा, ए माइनस बी का डैश होता है ए डैश माइनस बी डैश, यानी हमें इस ए बी का डैश करना होगा, फिर हमें इस बी ए का डैश करना होगा। ठीक है। उसके बाद यहां पर ए बी का डैश का सूत्र लिखवाया था मैंने, ये ओपन करने पर होगा बी डैश ए डैश। तो इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश और यहां पर हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है। बी डैश को हम सममित आव्यूह के आधार पर क्या लिख सकते हैं, बी। यहां पे ऊपर हमने ये तो लिखा है, बी डैश को क्या लिख सकते हैं, बी, और ए डैश को क्या लिख सकते हैं, ए। क्यों? क्योंकि ए और बी कौन से आव्यूह दे रखे हैं, सममित आव्यूह दे रखे हैं। तो इस आधार पर हम जमाते हैं। बी डैश को तो हमने क्या लिख दिया, बी, ए डैश को क्या लिख दिया, ए डैश को क्या लिख दिया, ए, और बी डैश को क्या लिख दिया, बी। ठीक है। अब इसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ए बी तो प्लस हो जाएगा और बी ए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये किसके बराबर चल रहा है, ए बी माइनस बी ए के होल डैश की। और अभी मैंने पढ़ा है ए बी माइनस बी ए का होल डैश यदि माइनस ए बी माइनस बी ए के बराबर आ जाए तो इसी को हम कहते हैं विषम सममित आव्यूह है। तो लास्ट में क्या लिख सकते हैं, अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह है। ये हमें प्रूफ करना था, तो लास्ट में क्या लिखा, हेंस प्रूफ। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दे रखा है, दर्शाइए कि मैट्रिक्स यानी आव्यूह है बी डेश ए बी सममित या विषम सममित है क्योंकि ए सममित या विषम सममित होता है। अब देखो, इस क्वेश्चन के कहने का मतलब यह है कि हमें एक आव्यूह दे रखा है बी डेश ए बी, यह सममित तब होगा जब ए आव्यूह सममित होगा, और यही आव्यूह विषम सममित तब होगा जब ए विषम सममित होगा। तो जब हम ए को सममित कहेंगे तो प्रूफ करना है कि बी डेश ए बी एक सममित आव्यूह होगा, और जब मैं ए को विषम सममित कहूंगा तब हमें सिद्ध करना है कि बी डेश ए बी एक विषम सममित आव्यूह होगा। देखिए इसे प्रूफ कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है, सबसे पहले हम मान के चलते हैं, माना जब ए एक सममित आव्यूह है तो उस केस में हम ए डैश को ए कहेंगे। ठीक है, इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है कि बी डैश ए बी जो है यह एक सममित आव्यूह हो। कौन सा आव्यूह सिद्ध करना है कि एक सममित आव्यूह हो। इसका मीनिंग हम लेके चलते हैं, जब हम बी डैश ए बी का होल डैश निकालें तो वह बी डैश ए बी के बराबर आना चाहिए। यह एक सममित आव्यूह की पहचान है। इस बात का प्रूफ करते हैं यहां पे। फर्स्ट वाला सिद्ध कर रहे हैं, जब ए सममित आव्यूह है तो बी डैश ए बी भी एक सममित आव्यूह होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, बी डैश ए बी के होल डैश को लेके चलते हैं तो सूत्र लग जाएगा इसके अंदर, ए बी मल्टीप्लाई आगे आ जाएगा डैश होकर, और बी डैश का डैश पीछे चला जाएगा। ठीक है ना। आप चाहो तो इसमें सूत्र लिख सकते हैं, ए बी के होल डैश का सूत्र हम जानते हैं, बी डैश ए डैश होता है। कैलकुलेट करो आगे। आगे कैलकुलेट करते हैं तो ये तो बी डैश ए बी का होल डैश एज इट इज है। जब ए बी का डैश करेंगे तो बी डैश पहले हो जाएगा और ए डैश बाद में। डैश का भी डैश निकालते हैं तो आव्यूह आ जाता है, यानी बी आ जाएगा। अब यहां पर ए एक सममित आव्यूह है, बी डैश ए बी का होल डैश इक्वल्स टू, ये तो रहा बी डैश ए डैश सममित आव्यूह होने की वजह से ए हो जाएगा, फिर कितना दे रखा है बी। आप चेक करें, हमें ये प्रूफ करना था बी डैश ए बी का होल डैश बी डैश ए बी के बराबर है, बी डैश ए बी का होल डैश बी डैश ए बी के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि बी डैश ए बी आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। इसमें क्या लिखेंगे, अतः बी डैश ए बी एक सममित आव्यूह है। यह कब सममित आव्यूह हो रहा है, जब ए हमने सममित आव्यूह माना है। अब इसका सेकंड केस प्रूफ करते हैं। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, सेकंड केस में यहां लिखते हैं, माना ए बराबर एक विषम सममित आव्यूह है। ए को हम क्या मान रहे हैं, विषम सममित आव्यूह है। तो उस केस में हम ए डैश को किसके बराबर लिखेंगे, माइनस ए के बराबर लिखेंगे। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह है। कौन सा आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है।
विषम सममित अवयव की पहचान क्या रहेगी? इस बी डैश ए बी को हमें जब होल डैश लेकर चलेंगे, इसका मीनिंग है अर्थात, तो यह है माइनस बी डैश ए बी के बराबर हमें मिलना चाहिए। ऐसा हमें प्रूफ करना है। इस बात का यहां पर लिखते हैं सत्यापन। सत्यापन में हम क्या करते हैं, बी डैश ए बी के होल डैश को लेकर चलते हैं और इसे ओपन करते हैं। यहां पर सूत्र लगा देंगे हम, ए बी का होल डैश होता है बी डैश ए डैश। तो ए तो हम मानेंगे बी डैश को और बी मानेंगे हम ए बी को। तो बी डैश यानी ए बी का क्या हो जाएगा, होल डैश, और ए डैश यानी बी डैश का क्या हो जाएगा, डैश। फिर हम ए बी के होल डैश को ओपन करते हैं, तो बी डैश ए डैश और डैश का भी डैश, तो अवयव कितना आ जाएगा, बी। हमने ए को क्या कहा है, विषम सममित अवयव कहा है। तो बी डैश ए डैश को हम माइनस ए लिखेंगे विषम सममित अवयव की वजह से, ये हमने ऊपर लिख दिया है। और बी माइनस को बाहर निकालते हैं, ये क्या आ जाएगा, बी डैश ए बी। और ये किसके बराबर था, बी डैश ए बी के होल डैश के। यदि किसी अवयव का परिवर्त अवयव के ऋणात्मक के बराबर आता है, तो वह एक विषम सममित अवयव होता है। और यही विषम सममित अवयव हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही था। तो यहां पर क्या लिखते हैं लास्ट में, अतः बी डैश ए बी एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। और ये हमें सिद्ध करना था, तो लास्ट में क्या लिख दिया, हैंस प्रूफ। ठीक है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, यदि अवयव ए इतना है, समीकरण ए डैश ए बराबर आई को संतुष्ट करता है, तो हमें एक्स वाई और जेड के मान क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम ए अवयव दे रखा है, तो उसका ए डैश निकाल लें। परिवर्त अवयव कैसे निकालते हैं, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देते हैं। तो ए से हम इसका ए डैश निकालते हैं। ए से हम क्या निकालते हैं, इसका ए डैश। पहली पंक्ति है 0 2y z 0 2y z, पहला स्तंभ हो जाएगा। दूसरी पंक्ति है एक्स वाई माइनस का z, एक्स वाई माइनस का z, दूसरा स्तंभ हो जाएगा। तीसरी पंक्ति है एक्स माइनस का वाई z, एक्स माइनस का वाई और z, ये तीसरा स्तंभ हो गया। तो हमने अवयव है ए की सहायता से उसका परिवर्त अवयव है ए डैश क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। ठीक है यहां तक। अब हम इस समीकरण को लेके चलते हैं, ए डैश ए बराबर आई होता है। प्रश्नानुसार ए डैश ए बराबर किसके, आई के बराबर लेके चलते हैं। यहां पर हम ए डैश की जगह ए डैश का मान जमाएंगे। ए डैश का मान हमें दे रखा है 0 एक्स एक्स 2y y माइनस का y z माइनस का z एंड z, ये तो ए डैश हो गया। फिर हम ए के स्थान पे ए का मान रखते हैं, जो प्रश्न में दे रखा है 0 2y z x y माइनस का z x माइनस का y एंड z, ये i के बराबर है। i यहां पर 3/3 का तत्समक अवयव हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसे हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए को ए डैश से गुणा कराते हैं। वही गुणा का नियम, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है और जमा कर लिखना है। पहली पंक्ति को हम पहले स्तंभ से गुणा कराएंगे, तो 0 को 0 से गुणा किया, 0 x को x से गुणा किया, x स्क्वायर x को x से गुणा किया, x स्क्वायर। फिर इसको इससे गुणा करना है, 0 को 2y से गुणा किया, 0
x को y से गुणा किया एक्स वाई, एक्स को माइनस के वाई से गुणा किया माइनस का एक्स वाई। फिर हम पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, 0 को z से गुणा किया तो 0, x को माइनस के z से गुणा किया तो माइनस का एक्स जेड, x को z से गुणा किया तो क्या आ जाएगा एक्स जेड। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, 2y को 0 से गुणा किया 0, y को x से गुणा किया तो एक्स वाई, माइनस के y को x से गुणा किया तो माइनस का एक्स वाई। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, 2y को 2y से गुणा किया तो 4, y और y वाई स्क्वायर, y को y से गुणा किया तो वाई स्क्वायर, माइनस के y को माइनस के y से गुणा किया तो प्लस का वाई स्क्वायर। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, 2y को z से गुणा किया तो 2yz, y को माइनस के z से गुणा किया तो माइनस का yz, माइनस के y को z से गुणा किया तो माइनस का yz। तीसरी पंक्ति गुणा कराते हैं प्रत्येक स्तंभ के साथ, z को 0 से गुणा किया तो 0, माइनस के z को x से गुणा किया तो xz, फिर z को x से गुणा किया तो यहां माइनस के z को x से गुणा किया तो माइनस का xz, z को x से गुणा किया तो xz। फिर इस पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, z को 2y से गुणा किया तो 2yz, माइनस के z को y से गुणा किया तो माइनस का yz, z को फिर माइनस के y से गुणा किया तो माइनस का yz। इसको फिर इससे गुणा कराते हैं, z को z से गुणा किया तो z स्क्वायर, माइनस के z को माइनस के z से गुणा किया तो प्लस का z स्क्वायर, z को फिर z से गुणा किया तो z स्क्वायर। इसके बाद बराबर में हमें दे रखा है तत्समक आव्यूह है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसे हम कैलकुलेट करते हैं। आगे इस तरह से कैलकुलेट करना है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ा तो 2x स्क्वायर हो गया, एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का कटकर 0, एक्स जेड प्लस का एक्स जेड माइनस का तो 0, एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का 0, 4y स्क्वायर 1y स्क्वायर 5y स्क्वायर 1y स्क्वायर 6y स्क्वायर जुड़कर यहां पर yz माइनस का 2yz और प्लस का 2yz कट के 0 हो जाएगा, xz माइनस का xz प्लस का 0 हो गया, यहां पर 2yz प्लस का है और ये 2yz माइनस का हो जाएगा तो 0, 1 2 3 बार z स्क्वायर है तो यहाँ 3z स्क्वायर। और ये हमें एक तत्समक आव्यूह के बराबर दे रखा है, 3/3 कोटि का तत्समक आव्यूह 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। दोनों ही आव्यूह है बराबर में रखे हुए हैं, तो इन आव्यूह की तुलना करके हम x y z का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर लिखते हैं दोनों आव्यूह की तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना करते हैं। तो तुलना में हम क्या लिखेंगे, ये 2x स्क्वायर जो है वह किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, तो यहाँ 2x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1। ये जो 6y स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा 1 के, तो ये 6y स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1। ये लास्ट में 3z स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 1 के, तो यहाँ पर 3z स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1। इनसे ही हम x y z के मान निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया तो ये x स्क्वायर है बराबर में 1, ये बटे में 2 आ जाएगा, ये y स्क्वायर है बराबर में 1 बटे में 6 आ जाएगा, ये z स्क्वायर है बराबर में 1 और बटे में 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे कैलकुलेट किया, यहां से अगर मुझे x का मान निकालना है तो स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट, 1 का वर्गमूल तो 1 रहेगा, 2 पे वर्गमूल लगा तो अंडर रूट 2। इसी तरह से y का मान निकालना, ये प्लस माइनस स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट 1 बटा ये अंडर रूट 6 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर z का मान निकालते हैं 1 और बटे में कितना आ जाएगा अंडर रूट। इस तरह से x का मान आ गया प्लस माइनस 1 बटा अंडर रूट 2, y का मान आ गया प्लस माइनस 1 बटा अंडर रूट 6 और z का मान आ गया प्लस माइनस 1 बटा अंडर रूट 3। इस तरह से इस क्वेश्चन में हमें x y z के मान क्या करने थे, ज्ञात करने थे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट है विविध का। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, x के किन मानों के लिए इस आव्यूह और इस आव्यूह का गुणनफल एक शून्य आव्यूह के बराबर हमें दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी आव्यूह हमें दे रखा है उसे उतारते हैं।
एक तो हमें दे रखा है 1 2, एक अवयव वाला अवयव है। दूसरा हमें दे रखा है 1 2 0 2 0 1 1 0 2, अवयव वाला अवयव है। और तीसरा अवयव हमें दे रखा है 0 2 x, और इन तीनों का जो मल्टीप्लाई है वह शून्य अवयव के बराबर है। कैलकुलेट करो। सबसे पहले इसको इससे गुणा करना है, तो क्या दे रखी है, एक पंक्ति दे रखी है, स्तंभ से और स्तंभ से गुणा करके लिखना है। अब इसमें एक ही पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं, 3। इसमें 3 पंक्ति हैं और 3 ही क्या है, स्तंभ है। तो ये वाला 3 और ये वाला 3 क्या आ जाएगा, बराबर है। तो इनका जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा वो एक पंक्ति और 3 स्तंभ वाले अवयव में प्राप्त होगा। एक ही पंक्ति प्राप्त होगी, स्तंभ कितने होंगे, 3। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कराते हैं, तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1, फिर 2 को 2 से गुणा किया तो 2 दूने 4, फिर 1 को 1 से गुणा किया तो 1। ठीक है। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं, तो 1 को 2 से गुणा किया तो 2, 2 0 से गुणा होगा, 1 0 से गुणा होगा तो 0 आएगा। फिर इस पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करते हैं, 1 को 0 से गुणा किया तो 0, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, फिर 1 को 2 से गुणा किया तो 2। ठीक है। इन दोनों का गुणा करा दिया हमने। अब बचा हुआ अवयव है ये है, इसके साथ गुणा करेंगे। यह अवयव हमें दे रखा है 0 2 x, और बराबर में कितना आ गया, 0। ठीक है। आगे कैलकुलेट करते हैं इसे। 4 और 2 कितना हो गया, 6। यहां पे कितना है, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। फिर हमें दे रखा है 0 2 x, और बराबर में दे रखा है 0। कैलकुलेट करो। एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है, इनको गुणा कराते हैं। इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा किया, 6 को 0 से गुणा किया तो 0 हो गया, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, और 4 को x से गुणा किया तो 4x हो गया, और बराबर में कितना दे रखा है, 0। कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पे कितना दे रखा है, 4 + 4x, बराबर में कितना है, 0। 4x का अगर हमें मान निकालना है तो प्लस का 4 इधर आया तो माइनस का 4, और फाइनली यहां से हम x का मान निकालते हैं तो -4 के बटे में कितना आ जाएगा, 4, और भाग दिया तो x का मान कितना आ गया, -1। x के किस मान के लिए दिए गए अवयवों का गुणनफल 0 होगा, तो वो x का मान कितना हो जाएगा, -1। ठीक है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, यदि a अवयव है, यह है, तो हमें दर्शाना है a² - का 5a प्लस का 7i बराबर किसके होता है, 0 के। तो हमें समीकरण में a² की जरूरत पड़ेगी, तो हम पहले a² तैयार कर लेते हैं। a² का मतलब इस a अवयव को 2 बार गुणा करके लिखना है, तो क्या आ जाएगा, a²। तो इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है। अब यहां पर हम मल्टीप्लाई कराते हैं, तो a² बराबर a अवयव हमें दे रखा है 3 1 -1, 2 अवयव वाला, वापस इसी से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 3 1 -1, 2 अवयव वाला। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, तो a² बराबर, इनको हम मल्टीप्लाई कराते हैं। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, तो 3 को 3 से गुणा किया, 3 3 9, 1 को -1 से गुणा किया, -1। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, 3 1 3, 1 को 2 से गुणा किया तो 2। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, तो -1 को 3 से गुणा किया तो -3, 2 को -1 से गुणा किया तो -2। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, -1 को 1 से गुणा किया तो -1, और 2 को 2 से गुणा किया तो 2 दूने 4। कैलकुलेट करते हैं, तो a² का जो मान है, 9 में से 1 गया तो 8, 3 और 2 5, -3 -2 -5, 4 में से 1 गया तो 3। ये a² का मान आ गया। आगे कैलकुलेट करते हैं। समीकरण जो हमें दे रखा है वो ये है, a² माइनस का 5a प्लस का 7i जो है वो हमें 0 के बराबर लाना है। तो इसमें सबसे पहले हम LHS लेके चलते हैं।
और RHS 0 लाना है। LHS हमें दे रखा है a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i। ठीक है, यहां इसके अंदर वैल्यू पुट करो। a स्क्वायर के स्थान पे a स्क्वायर का मान हम रखते हैं 8, 5 माइनस का 5 और 3 -5। a के स्थान पे a का मान प्रश्न पत्र में दे रखा है 3, 1 माइनस का 1, 2 फिर प्लस का 7i। i के स्थान पे तत्समक अवयव है 1, 0, 0, 1। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहां तक आगे देखिए, ये तो रहा 8, 5 -5, 3 एज इट इज। 5 को अंदर गुणा कराते हैं, 5 3 15, 5 एकम 5 माइनस का 5 और 5 को 2 से गुणा किया तो 5 दूने 10 प्लस 7 को अंदर गुणा कराते हैं, कितना हो जाएगा 7, 0, 0, 7। अब कैलकुलेट करते हैं। यहां पे फाइनली अवयव क्या बनता है, देखो 8 और 7 15 और माइनस का 15 कितना हो जाएगा 0। 5 और माइनस का 5 0 और लास्ट में 0, माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 5 0, 0, 0 रहेगा। 3 और 7 10, 10 और माइनस का 10 0। सभी को हमने कैलकुलेट किया तो किसके बराबर आ रहा है, शून्य अवयव के बराबर। और ये शून्य अवयव क्या था, RHS LHS RHS के बराबर आ जाए, यही हमें सिद्ध करना था। इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, यहां तक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है x ज्ञात करें यदि इन तीनों अवयवों को गुणा करा के 0 के बराबर लिखा जा सके। तो सबसे पहले मैं इस वाले अवयव को इस वाले अवयव से गुणा कराऊंगा, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है। तो x को 1 से गुणा किया तो x, -5 को 0 से गुणा किया तो 0, -1 को 2 से गुणा किया तो माइनस का। फिर इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करना है, x को 0 से गुणा किया तो 0, -5 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 10 और फिर -1 को 0 से गुणा किया तो 0। इस पंक्ति को फिर आखिरी स्तंभ से गुणा करना है, x को 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 2x, -5 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 5 और -1 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 3। एक स्तंभ दे रखा है x 4, 1 और अंत में कितना दे रखा है 0। कैलकुलेट करो इसे। ये तो आ गया हमारे पास x माइनस का 2, फिर दे रखा है माइनस का 10, फिर दे रखा है 2x माइनस का 5, 3 माइनस का 8। स्तंभ दे रखा है x 4, 1 और बराबर में कितना दे रखा है 0। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लो। ठीक है, इस वाली पंक्ति को इस वाले स्तंभ से गुणा करते हैं। तो x माइनस 2 को x से गुणा करना है, तो x को मैंने x माइनस 2 के साथ गुणा में लिख दिया। -10 को 4 से गुणा किया तो माइनस का 40। 2x माइनस 8 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा प्लस का 2x माइनस का 8 और बराबर में कितना हो गया 0। नेक्स्ट x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, x को 2 से गुणा किया तो 2x माइनस का 40 प्लस में दे रखा है 2x माइनस का 8 और बराबर में 0। कैलकुलेट करो, ये तो रहा x स्क्वायर, माइनस का 2x और प्लस का 2x कट जाएगा, 40 और 8 कितना हो जाएगा माइनस का 48 और बराबर में 0। कैलकुलेट करो, x स्क्वायर का मान माइनस का 48 इधर आया तो प्लस का 48 हो गया। फिर यहां से x का मान निकालते हैं तो प्लस माइनस और यह आ जाएगा √48। ठीक है, 48 के हम यहां पर फैक्टर बनाते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 3, 4 चौक 16, 16 दूना 32, 16 3 48। अब यहां पर हमें 4 का वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा तो ये हो जाएगा +-4 और 3 का कोई सेट नहीं बनेगा तो √3। तो x का मान कितना आ जाएगा +-4 √3 के लिए इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है यहां तक। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है, एक निर्माता 3 उत्पाद XYZ बनाता है जिन्हें वह 2 बाजारों में बेचता है। वार्षिक बिक्री नीचे दर्शाई गई है। देखो यहां पर बाजार हमारे पास 2 हैं, बाजार 1 और बाजार 2।
और प्रोडक्ट जो बनाता है वो क्या है, 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 और 8,000। यदि एक्स, वाई और जेड की इकाई बिक्री कीमतें क्रमशः 250, 150 और 100 हैं, तो आव्यूह बीजगणित की सहायता से प्रत्येक बाजार का कुल राजस्व या कुल मूल्य हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हमें दो बाजार जो बेचता है उसकी मैट्रिक्स हम बनाते हैं। तो ए जो आव्यूह हो जाएगा, फर्स्ट करवा रहे हैं इसका, ए आव्यूह जो हो गया हमारे पास वो हो जाएगा 10,000, 2,000 प्रोडक्ट है इसके, और ये 18,000, और दूसरे बाजार के प्रोडक्ट है 6,000, 20,000 और 8,000। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो बी होगा वह बिक्री कीमतें को दर्शाएगा, ठीक है। वो हमें दे रखी है 250, 150 और 100, ठीक है। अब हमें कुल राजस्व ज्ञात करना है कि कुल राजस्व कितना होगा या कुल बिक्री मूल्य कीमत कितनी होगी। तो कुल मूल्य के लिए हम ए और बी को गुणा करा देंगे। ए हमें दे रखा है 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000, और बी जो दे रखा है वह है 250, 150 और 100 दे रखा है। इनको कैलकुलेट करो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो दोनों बाजार की बिक्री मूल्य निकल कर आ जाएगा। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कराते हैं, तो 10,000 को 250 से गुणा किया तो 250, 1, 2, 3 और 4, प्लस फिर 2,000 को 150 से गुणा करते हैं तो 15 दूना 30, और 3 और 1 4 जीरो, फिर 18,000 को 100 से गुणा कराते हैं तो 18, 3 जीरो और 2 जीरो 5 जीरो, ठीक है। दूसरी पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा कराते हैं तो 25 6 की 150, 3 जीरो और 1 4 जीरो, फिर 2 को 15 से गुणा कराते हैं तो 15 दूना 30, 4 जीरो और 1 5 जीरो, प्लस 8,000 को 100 से गुणा कराते हैं तो 8,000 और 100 के साथ और गुणा करा दिया। इनका टोटल निकालते हैं तो बिक्री मूल्य निकल कर आ जाएगा पहले बाजार और दूसरे बाजार का। जोड़ो यहां पे 1 2 3 4 5, 3 और 2 5 और 3 और 2 5 जीरो हैं, 1 2 3 4 5, उसके बाद 8 और 3 11, 11 और 5 16, हासिल कितनी 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, ठीक है। पहले बाजार की टोटल बिक्री 46 लाख रुपए की होती है। दूसरे बाजार की देखते हैं, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 जीरो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 8 0, 8 और 5 13 की 3, हासिल कितनी हो गई 1, 1 और 3 4, 4 और 1 5। दूसरे बाजार का जो विक्रय मूल्य रहा टोटल वो रहा 53 लाख रुपए का। इस तरह से इसका पहला क्वेश्चन था कि दोनों ही बाजारों का विक्रय मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, यदि उपरोक्त तीनों वस्तुओं की इकाई लागत क्रमशः 2 रुपए, 1 रुपए और फिर हमें दे रखा है 50 पैसे। थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक हो गया, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 250 नहीं है, 2.50 है, 1.50 है और 1 है, तो उसी आधार पर हम यहाँ पर दशमलव में थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं। ये 2.50, 1.50 और यहाँ पर 1 रुपए, तो यहाँ पर 2.50, 1.50 और ये 1 रुपए हो गया। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 अंक बाद दशमलव लगाना है। यहाँ पर भी 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव और यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव।
यहां पर 2 अंक बाद दशमलव, यहां पर 2 अंक बाद दशमलव, यहां पर 2 अंक बाद दशमलव, जोड़ने के उपरांत यहां पर 2 अंक बाद दशमलव और यहां पर 2 अंक बाद दशमलव। यानी पहले बाजार का जो इन वस्तुओं को विक्रय करने के पश्चात जो मूल्य इकट्ठा होता है वो 46,000 रुपये इकट्ठा होता है और दूसरे बाजार के पास 53,000 रुपये इकट्ठा होता है। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि उपरोक्त तीनों वस्तुओं की इकाई लागत क्रमशः 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे आती हैं तो हमें लाभ ज्ञात करना है कि लाभ कितना होगा। तो सबसे पहले हम इनकी लागत इकाई निकाल लेते हैं और विक्रय मूल्य में से लागत इकाई घटा देंगे तो लाभ निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से लाभ ज्ञात कर सकते हैं हम। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन है, लाभ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लागत निकाल लेते हैं। लागत मूल्य, लागत मूल्य को हम क्या करेंगे, ए को सी से गुणा करा देंगे। ए तो हमारे पास दे रखा है 1,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 और 8,000। अब इनका लागत मूल्य जो सी आव्यू रहेगा वो क्या है, 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे यानी 0.5। इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो ऐसे क्या बना हमारे पास, 1,000 को 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 2,000। 2,000 को 1 से गुणा किया कितना हो जाएगा, 2,000। फिर 18,000 को 0.5 से गुणा कराते हैं तो 0, 0, 0, 5 से गुणा किया तो 8 5 40, कितना हो जाएगा 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9 और एक बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। ठीक है, इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करते हैं। 6,000 को 2 से गुणा किया तो 6 दूने 12,000। फिर 20,000 को 1 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 20,000 और 8,000 को 5 से गुणा किया तो 8 5 40, 3 0 और एक अंक बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। इसका टोटल निकालते हैं, टोटल कितना होगा, टोटल निकालते हैं तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13,000। 9 और 4 कितना हो गया, 13 और यहाँ पे 12,000 और 20,000 को जोड़ते हैं तो 12,000 और 20,000 कितना हो गया, 4,000 और 12,000 को जोड़ा तो कितना हुआ, 16,000। 16 और 20 को जोड़ते हैं तो 20 और 6 26, 26 और 10 कितना हो जाएगा, 36,000। ये दोनों ही बाजार का क्या निकल कर आ गया, लागत मूल्य। अब विक्रय मूल्य के अंदर अगर मैं लागत मूल्य घटा दूं तो दोनों ही बाजार को कितना कितना लाभ प्राप्त हुआ, वो लाभ प्राप्त हो जाएगा। यही सेकंड क्वेश्चन का लाभ ज्ञात करना। तो मैं लाभ ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पे जहां पर जगह है, दोनों ही बाजारों का लाभ, दोनों बाजारों का लाभ। लाभ कैसे निकालना है, पहले बाजार का जो विक्रय मूल्य है वो है 46,000 रुपए और लागत मूल्य जो आया है वो है 13,000 रुपए। ठीक है, दूसरे बाजार का जो विक्रय मूल्य आया है वो आया है 53,000 रुपए और लागत मूल्य जो आया है वो है 36,000 रुपए। इन दोनों में से मतलब लागत में, विक्रय में लागत घटाकर लाभ निकाला जा सकता है। तो लाभ कितना प्राप्त हुआ, 3 0 है, 3 0 कर देते हैं। 6 में से 3 गया तो 3 और 4 में से 1 गया तो 3। पहले बाजार को 33,000 रुपए का मुनाफा होता है। यहाँ पर 3 0 में से 3 0 घटाया तो 3 0 रहेगा। 3 13 में से 6 घटाते हैं तो 4 और 3 7। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 4, 4 में से 3 गया तो 1 और दूसरे बाजार को 17,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। 2 ही क्वेश्चन थे इसके अंदर, एक तो दोनों ही बाजारों का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना था और फिर दूसरा क्वेश्चन था दोनों ही बाजारों का लाभ हमें ज्ञात करना था। इस तरह से विक्रय मूल्य और लाभ हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पॉइंट वाला देख लेना, वो हमने स्टार्टिंग में वहां पर मेजर नहीं किया था जिसकी वजह से कैलकुलेशन लंबी हो गई थी, लेकिन बाद में हमने पॉइंट मेजर किया है जिसकी वजह से हमारा राइट आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, आव्यूह है x हमें ज्ञात करना है, जिसका फॉर्म है हमें दे रखा है x आव्यूह है बराबर आव्यूह है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि जो x आव्यूह होगा
वो कितने बाई कितने कोटि का होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग क्वेश्चन x अवयव जो है वह m गुणा n कोटि का है। कितने कोटि का है? m गुणा n कोटि का है। जो इसके संगत अवयव हमें दे रखा है वो है 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। उसके बाद जो रिजल्टेड हमें अवयव दे रखा है -7 -8 -9 एंड 2 4 6, उसमें 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। क्लियर है यहां तक? तो हम यहां पर m गुणा n डिसाइड करने वाले हैं। तो ये तो हम जानते हैं कि इस पहले वाले अवयव का स्तंभ दूसरे वाले अवयव की पंक्ति ये हमेशा बराबर होती है, तभी गुणा होता है। तो n का मान कितना आ जाएगा? 2। तो हमें पता चल गया कि जो x अवयव आने वाला है उसमें 2 स्तंभ होंगे। उसके बाद जब इन दोनों अवयव को हम गुणा कराएंगे, इन दोनों अवयव को हम जब गुणा कराएंगे तो गुणनफल कितना आएगा? m गुणा 3। और m गुणा 3 किसके बराबर होगा? 2 गुणा 3 के। तो m का मान कितना आ जाएगा? 2। तो यहां से पता चल गया कि m अवयव है, यानी m पंक्तियों की जो संख्या है वो 2 रहेगी और स्तंभ की संख्या वो 2 रहेगी। पंक्ति और स्तंभ दोनों ही 2 होने की वजह से x अवयव में हम टोटल 4 अवयव मानेंगे, जिनको हम a b c d नाम देंगे। और इस तरह से फिर x अवयव में इनको ज्ञात करके x y z a b c d का हमें मान ज्ञात करना होगा। तो इस आधार पे जो x अवयव हुआ उसमें 4 अवयव होंगे, यानी 2/2 कोटि का x अवयव होगा वो। ठीक है, पहला अवयव a, दूसरा अवयव b, तीसरा अवयव c, चौथा अवयव d। यही x हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, जमा दो ऊपर अकॉर्डिंग क्वेश्चन। x की जगह हम लिख देते हैं a b c d, जो कि हमें क्या करना है? ज्ञात। इसके आगे हमें अवयव दे रखा है 1 2 3 4 5 6, और इन दोनों का जो गुणनफल है वह हमें दे रखा है -7 -8 -9 एंड 2 4 6। इनको गुणा करा के लिखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इनको। सबसे पहले हम पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते हैं। तो a को 1 से गुणा करा दिया, b को 4 से गुणा किया तो 4b हो गया। इसको इससे गुणा कराते हैं, a को 2 से गुणा किया तो 2a हो गया, और b को 5 से गुणा किया तो 5b। इसको इससे गुणा करते हैं तो a को 3 से गुणा किया तो 3a हो गया, और b को 6 से गुणा किया तो 6b। फिर इस सेकंड वाली पंक्ति को इन तीनों स्तंभ से गुणा कराएंगे। c को 1 से गुणा किया तो c को 4 से गुणा किया तो c को 1 से गुणा किया तो c, फिर d को 4 से गुणा किया तो 4d। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, 2 को c से गुणा किया तो 2c, d को 5 से गुणा किया तो 5d। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, 3 को c से गुणा किया तो 3c, और d को 6 से गुणा किया तो 6d। ये बराबर किसके हैं? माइनस के 7 माइनस के 8 माइनस के 9 2 4 और 6 के बराबर है। इनका कंपैरिजन करो, कौन किसके क्या बराबर आ रहे हैं। तो कंपैरिजन में हम क्या करेंगे? a प्लस 4b को -7 के बराबर लिख देंगे। तो a प्लस 4b को हम -7 के बराबर लिख दिए, समीकरण नंबर 1। फिर हम यहां पर 2a प्लस 5b को -8 के बराबर लिख देंगे। 2a प्लस 5b को हम -8 के बराबर लिख देंगे। इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि लगाएंगे तो a वाले पद को बराबर करोगे 2 को ऊपर, 1 को नीचे गुणा करना है। तो मैं गुणा 2 से कर देता हूं और गुणा 1 से कर देता हूं। 2 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 2a, प्लस 2 को 4 से गुणा किया तो 8b, और 7 दोनों माइनस का 14। 1 से गुणा कराएंगे तो 2a प्लस का 5b और माइनस का 8 एज इट इज रहेगा। कैलकुलेट करो इन्हें। यहां पर हम देखते हैं चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस माइनस एंड प्लस, 2a प्लस का माइनस का कट गया। 8b में से 5b गया तो कितना बचेगा? 3b, और 14 में से 8 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 2 और 4 माइनस का 6। तो यहां से b का मान निकालेंगे तो माइनस के 6 के बटे में कितना आ जाएगा? 3, और 3 दूना 6। b का मान कितना आ गया? 2। अब b का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। b का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। b का मान
समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण नंबर 1 में रखो। यहां पे b के स्थान पे कितना रखना, -2, तो ये हो जाएगा a +4, b के स्थान पे कितना रख देंगे, -2, और बराबर में कितना आ जाएगा, -7। तो a बराबर माइनस का तो 8 बराबर में -7, माइनस के 8 का पक्षांतरण कर दिया तो प्लस का 8 और 7 घटाया तो 1। a का मान कितना आ जाएगा 1, b का मान कितना आ जाएगा -2। a भी आ गया हमारे पास, c और d हमें और ज्ञात करना है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, c + 4d को हम किसके बराबर रखेंगे, 2 के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे c + 4d बराबर में 2, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। उसके बाद फिर हम 2c + 5d को रखेंगे 4 के बराबर, तो ये हो जाएगा 2c + का 5d बराबर में 4, ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 4। इसमें हम c वाले पद को बराबर करते हैं तो 2 को ऊपर गुणा करा देंगे और 1 को नीचे गुणा करा देंगे, विलोपन विधि लगा देंगे। यहाँ पे 2 से गुणा किया तो 2 को c से गुणा किया तो 2c + 4 दूने 8d, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 1 से गुणा कराएंगे तो 2c + का 5d बराबर में 4। ठीक है, चिन्ह चेंज कर दूं, माइनस माइनस एंड माइनस, c से c कट गया, 8 में से 5 गया तो 3d, 4 में से 4 गया तो 0। तो इस वजह से d का मान कितना आ जाएगा, 0। d का मान आ गया। अब d का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो तो किसका मान मिल जाएगा, c का मान। तो यहां पे लिखते हैं d का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखते हैं d का मान, तो यहां पर रखेंगे c + का 4d के स्थान पे 0 बराबर में 2, ये तो 0 हो जाएगा, तो c का मान कितना आ गया, 2। a b c d हमने x आव्यूह में माने थे, तो हमारे पास वो x आव्यूह क्या हो जाएगा, पहला था a, दूसरा था b, तीसरा था c और चौथा था d। a b c d के मान हमने ज्ञात कर लिए, इस तरह से ये x आव्यूह होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। अब हम 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर चुनना है और कारण भी आपको देना है। सबसे पहले हमें a आव्यूह दे रखा है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, तो a² अगर 1 के बराबर है तो इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें बताना है। तो देखो हमें a² निकालना पड़ेगा, a² के लिए हम a को a से गुणा कराएंगे। a हमें दे रखा है अल्फा बीटा गामा माइनस का अल्फा, गुणा कराओ वापस इसको, अल्फा बीटा गामा माइनस का अल्फा। ठीक है, इसको गुणा कराते हैं तो सबसे पहले पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है। पंक्ति ये रही, स्तंभ ये रहा, अल्फा को अल्फा से गुणा किया तो अल्फा², बीटा को गामा से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, बीटा गामा। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, अल्फा को बीटा से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, बीटा को माइनस अल्फा से गुणा करना है तो अल्फा बीटा। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, गामा को अल्फा से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, अल्फा गामा, माइनस गामा को अल्फा से गुणा करना है तो क्या हो जाएगा, अल्फा एंड गामा। फिर पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है तो बीटा को गामा से गुणा करना है तो क्या हो जाएगा, बीटा गामा, माइनस अल्फा को माइनस अल्फा से गुणा करना है तो प्लस का अल्फा²। कैलकुलेट कर लो इसे, आगे कैलकुलेट किया इसे, यहां पर अल्फा² प्लस बीटा गामा एज इट इज है, अल्फा बीटा माइनस प्लस कट गया, अल्फा गामा माइनस प्लस कट गया, फिर ये रहा अल्फा² प्लस बीटा गामा एज इट इज है। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, a²। अब हमें प्रश्न में दे रखा है कि a² जो है वह 1 के बराबर है। a² हमें क्या दे रखा है, i के बराबर है तत्समक आव्यूह। a² का मान क्या हो गया, a² की जगह a² का मान जमा देते हैं, अल्फा² प्लस बीटा गामा 0 0 अल्फा² प्लस बीटा गामा, और ये जो i दे रखा है हमें वो 2/2 का तत्समक आव्यूह है, 1 0 0 1। दोनों की तुलना करा लो,
तुलना करने पर तुलना करते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा को इस एक के बराबर लिखा जा सकता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा को किसके बराबर लिख दिया, एक के बराबर। पक्षांतरण कर दो, अल्फा स्क्वायर उधर गया तो माइनस का अल्फा स्क्वायर, बीटा गामा उधर गया तो माइनस का क्या हो जाएगा, बीटा गामा, और बराबर में कितना आ जाएगा, 0। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा हमें चेक करना है कि कौन से ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0, ये कौन से ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन में। तो हम कहेंगे इसका सी विकल्प सही है। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है, यदि अवयव ए सममित और विषम सममित दोनों हैं तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहेंगे। तो ध्यान रखना, अगर कोई एक ए अवयव है सममित और विषम सममित है तो उसे हम केवल शून्य अवयव ही कहेंगे, क्योंकि शून्य ही अवयव को हम सममित और विषम सममित में लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी विकल्प। अगर मैं ए यहां पर मैं इसको प्रूफ करके बता देता हूं, शून्य अवयव लेते हैं, कौन सा अवयव लेते हैं, शून्य अवयव है। तो आप देखेंगे इसका एडेस निकालोगे, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में, तब भी 0 0 0 0 आएगा, जो किसके बराबर है, ए के बराबर। तो क्या लिख सकते हैं यहां पर, एडेस ए के बराबर आ रहा है, एक सममित अवयव है, एक सममित अवयव है। क्लियर है यहां तक। वापस हम क्या करते हैं, ए अवयव हमें दे रखा है, वापस शून्य शून्य दे रखा है, इसका हम एडेस निकालते हैं तो वही 0 रहेगा। अगर इसमें से हम माइनस भी कॉमन निकालते हैं तो 0 में से माइनस कॉमन निकालो या नहीं निकालो, बात तो 0 पर रहेगी। ठीक है, और 0 कौन सा अवयव हो गया हमारे पास, वापस वही ए आ गया। अगर ए डेस माइनस ए के बराबर है तो कौन सा अवयव हो गया, एक विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव है। तो ऐसा कौन सा अवयव लें जो सममित और विषम सममित दोनों को दर्शाता है, तो हम कहेंगे शून्य अवयव। कौन सा अवयव हो जाएगा, वो शून्य अवयव है। और शून्य अवयव कौन से ऑप्शन पे आ रहा है, बी ऑप्शन पे, तो हम कहेंगे इसका बी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, बी विकल्प। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है, यदि ए एक वर्ग अवयव है जिसमें ए स्क्वायर को ए के बराबर कहा गया है तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a किसके बराबर होगा, इसे हमें सॉल्व करके लिखना है। देखो क्वेश्चन में ए स्क्वायर को तो हम ए लिखेंगे, ए स्क्वायर को क्या लिखने के लिए कहा है, ए लिखने के लिए कहा है, और हमें दे रखा है आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस का 7a। इसे प्रसार करके लिख दो, ए प्लस बी के होल क्यूब से ए क्यूब प्लस का 3 ए स्क्वायर बी प्लस का 3 ए बी स्क्वायर और प्लस का बी क्यूब, लास्ट में माइनस का 7a दे रखा है। कैलकुलेट करो, आई का क्यूब आई होता है, 3 आई का स्क्वायर भी आई होता है, ए 3 आई ए स्क्वायर को ए लिखने के लिए कहा था, और ए क्यूब को हम ए स्क्वायर ए लिख सकते हैं तोड़कर, माइनस का 7 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा हमारे पास आई प्लस ये 3 आई ए जो है, आई यानी तत्समक अवयव को किसी अन्य अवयव से गुणा कराते हो तो उनका गुणनफल वो अन्य अवयव आता है। तो 3 आई ए का गुणनफल ए होता है, 3 आई ए का गुणनफल ए होता है। ए स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, ए, फिर हमें क्या दे रखा है, ए माइनस का 7 है। कैलकुलेट करो, ये तो आ जाएगा हमारे पास आई प्लस का 3a प्लस का 3a
ए और ए स्क्वायर माइनस का 7 है। ठीक है, आगे कैलकुलेट करो। यहां पे तो आई 3a और 3a 6a, ए स्क्वायर को वापस ए लिख दिया, माइनस का 7 है। आगे कैलकुलेट करते हैं, तो ये तो रहा आई 6 और 1a 7 है, माइनस का 7 है। 7 से 7 काटा जा सकता है, तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, आई। और ऑप्शन में आई कौन से नंबर पे आ रहा है, सी नंबर पे। तो हम कह सकते हैं इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। ये इसका आंसर है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां जाकर हमारी प्रश्नावली 3 की विविध के सारे हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस प्रश्नावली 3 के सभी उदाहरण कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक आप इन प्रश्नावली 3 के सभी क्वेश्चन और इस विविध के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें। यदि आपको लगा है कि हमारा पढ़ाया हुआ कहीं ना कहीं आपके काम आएगा, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी जोश और इसी होश के साथ। तब तक आज के लिए पर्याप्त। जय हिंद, जय भारत।